एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पाले। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब वक्त है प्रहार का। क्या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के जेल जाने का वक्त आ गया है? अभिषेक बनर्जी के पास एक के बाद एक सीआईडी का नोटिस आ रहा है। बंगाल पुलिस ताला तोड़कर अभिषेक के घर में घुसकर तलाशी ले रही है। अभिषेक बनर्जी के सबसे बड़े राजदार को बंगाल पुलिस 3 दिन से तलाश रही है। सवाल यह है कि उस राजदार के पास अभिषेक के ऐसे कौन से राज हैं जिस पर एक्शन से भाईपो घबराए हुए हैं? ममता बनर्जी क्यों भागी सुबह 4 बजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची? क्या अभिषेक बनर्जी को अब पता चल गया है कि उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता? बड़ी खबर है कि अभिषेक बनर्जी के घर पर बंगाल पुलिस ने दबिश डाली है। पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसी। इसके बाद करीब 5 घंटे अभिषेक के घर की जांच की गई। खबर है कि पुलिस को अभिषेक के खासम खास और पीए सुमित राय की तलाश है। अभिषेक के पीए सुमित राय पर चुनाव के दौरान टिकट के नाम पर पैसा वसूलने का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक सुमित राय का मोबाइल टावर लोकेशन कल रात को कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के घर के पास ही मिला था। उस जानकारी के आधार पर शाल्बोनी पुलिस और कोलकाता पुलिस सुबह करीब 4 बजे अभिषेक बनर्जी के कालीघाट वाले घर पहुंची। बार बार बुलाने पर दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस ने घर के मेन गेट का ताला तोड़ा और अंदर घुसी। फिर अभिषेक बनर्जी के पूरे घर की तलाशी ली गई। आखिर में सुमित राय को अभिषेक बनर्जी के पते पर ना पाकर पुलिस वापस चली गई। खबर यह भी है कि पुलिस की रेड के बाद ममता बनर्जी भी अभिषेक के घर पहुंची थी। ममता ने काफी देर तक अभिषेक के साथ बातचीत की। सुमित राय की तलाश में पुलिस ने अभिषेक के घर का ताला क्यों तोड़ा, अभिषेक के घर पर रेड क्यों की गई और यह कैसे हुआ, पूरा मामला सामने आया, वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन सुमित राय को अभिषेक का राइट हैंड माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसे भी अभिषेक से मिलना होता है उसे पहले सुमित राय से बात करनी पड़ती थी। सुमित राय की मर्जी के बिना कोई भी अभिषेक तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन अब सब बदल गया है। अभिषेक पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। उनके पीएस सुमित राय को पुलिस ढूंढ रही है। दरअसल टीएमसी के पूर्व विधायक सुजय हाजरा को हाल ही में पश्चिमी मेदिनीपुर के शाल्बोनी पुलिस ने जमीनी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। सुजय हाजरा ने पूछताछ और जांच के बाद पुलिस को बताया कि अभिषेक बनर्जी के पीएस सुमित राय को बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी और उस जानकारी के आधार पर ही पुलिस पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार सुमित राय की तलाश कर रही है। यानी कि अभिषेक के पीएस सुमित राय के पास ऐसे कई राज हैं और उनके पकड़े जाने पर भाईपों की मुश्किल बढ़ सकती है और यही वजह कि अभिषेक बेहद टेंशन में है। আপনি তদন্তকারী সংস্থা নয়, তদন্তকারী সংস্থার সাথে গিয়ে কথা বলুন, তারা সার্চ করে গেছে, উত্তর তারা দেবে। আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি নই। আপনি দরকার হলে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করুন। লুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন। और अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी का शिकंजा भी कसता जा रहा है। फर्जी साइन केस के बाद अभिषेक बनर्जी पर भड़काऊ बयानबाजी के मामले में भी पूछताछ होगी। बड़ी खबर है कि सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में नोटिस थमा दिया है। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को डीजे वाले बयान के बारे में पूछताछ करने के लिए 16 जून को भवानी भवन बुलाया है। सीआईडी ने कल शाम अभिषेक बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर नोटिस दिया था। वहीं 14 जून को उनसे फर्जी साइन वाले मामले में पूछताछ होगी। सीआईडी की कार्रवाई से अभिषेक बनर्जी भड़के हुए हैं। कह रहे हैं कि अगर उनका डीजे वाला बयान भड़काऊ है तो फिर बीजेपी नेताओं के बयान का क्या था, उन पर क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई? যে মামলায় আজকে আমাকে নোটিশ দিতে এসেছে, আমি বলেছি 4 তারিখের পর ডিজে বাজে। আমি প্রশ্ন করতে চাই যে আমি যদি সত্যি কোনো ভুল বলে থাকি, আমি এই স্টেটমেন্টগুলো কবে করেছি? নির্বাচন চলাকালীন। নির্বাচন যখন চলছে, ল এন্ড অর্ডার, আইন শৃঙ্খলা কার আন্ডারে? ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্ডারে তো ছিল না। তাহলে তখন আমার বিরুদ্ধে এফআইআর হলো না কেন? ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে কমপ্লেন হলে ইলেকশন কমিশন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না কেন? তার কারণ আমি যদি ডিজে বাজানোর কথা বলে থাকি, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন তৃণমূলের লোকেদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়ে সোজা করে দেবো। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আপনি বলবেন জ্ঞানেশ কুমারকে যদি আমার এগেইনস্টে অ্যাকশন নিতে হতো, তাহলে অমিত শাহর বিরুদ্ধেও অ্যাকশন নিতে হতো। और इस बीच टीएमसी से निलंबित नेता रिजू दत्ता ने अभिषेक बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। रिजू दत्ता ने कहा है कि अभिषेक को अब जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता।
उनके पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। अभिषेक का गौ तस्करी से लेकर कोयला तस्करी तक में नाम है, ऐसे में उनका जेल में चक्की पीसना तो तय है। अब सीआईडी उनको बार बार बुलाएगी, बचने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि नकली साइन करके चिट्ठी अभिषेक बनर्जी जी ने साइन करके दिया था पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर को। यह बहुत बड़ा अपराध है। अभी हाई कोर्ट का रक्षा कवच है उनके पास, तो जब तक रक्षा कवच रहेगा उनको 100 बार बुलाया जाएगा, वो 100 बार जाएंगे, इंटरोगेशन फेस करेंगे, घर आ जाएंगे। जिस दिन रक्षा कवच उठ जाएगा उस दिन खेला खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, सिर्फ उनके ऊपर ना बहुत से मामले उनके सर के ऊपर झूल रहा है। अभी गौ तस्करी में उनका नाम है, कोयला तस्करी में उनका नाम है, बालू तस्करी में उनका नाम है, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में उनका नाम है, फर्जी साइन, विधायकों के फर्जी साइन मामले में सीआईडी के केस में उनका नाम है, अवैध निर्माण करने के लिए उनके घर के ऊपर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस चल रहा है। कहां तक भागोगे? कितने केसेस से भागोगे? आज नहीं तो कल तृणमूल कांग्रेस के युवराज को चक्की पीसना पड़ेगा। और अभिषेक बनर्जी के साथ साथ ममता कैंप के दूसरे नेताओं पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। ममता सरकार में मंत्री रहे और टीएमसी के कद्दावर नेता मदन मित्रा पर ईडी ने शिकंजा कसा है। मदन मित्रा के घर समेत 7 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। ईडी ने नगरपालिका भर्ती घोटाला के मामले में मदन मित्रा के ठिकाने पर छापेमारी की है। मदन मित्रा पर 125 से ज्यादा अवैध नियुक्तियों को कराने का आरोप लगा है। तो मदन मित्रा विधायक है कामारहाटी से और ममता बनर्जी के करीबी नेता माने जाते हैं। उनके ठिकानों पर इस वक्त रेड हुई है। 7 अलग अलग जगहों पर रेड की गई है, जिसमें जोखा स्थित उनका घर है। इसके अलावा कोलकाता में भवानीपुर में मौजूद उनके घर पर रेड हुई है और साथ ही साथ कामारहाटी जहां से विधायक है वहां पर भी उनके ठिकाने पर रेड की गई है। तो कुल मिलाकर 7 जगह पर यह रेड की गई है, जिसमें नगर पालिका में जो भर्तियां हैं उसको लेकर है मामला और साथ ही साथ अवैध जो भर्तियां करवाई गई थी उस पूरे मामले पर उनके खिलाफ इस वक्त रेड चल रही है। अभिषेक बनर्जी और मदन मित्रा पर एक्शन के बाद बीजेपी का बड़ा बयान आया है। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि करप्शन किया है तो जांच तो होगी, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। जनता का पैसा लूटने वालों के खिलाफ शुभेंदु सरकार में एक्शन होना तय। ये सरकार परिवर्तन हुआ है। ये सरकार तो जो करप्टेड लोग हैं, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे और जो भी इसमें शामिल है उसके घर में तो ईडी जो भी है क्वेरी तो होगा, ईडी तो जाएंगे ही, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक जो लोग पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया है, जनता का पैसा से आयश कर रहे हैं, इन लोगों को तो जांच होना चाहिए, शास्ति भी होना चाहिए, जो भी हो। कोलकाता से दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। मदन मित्रा अभिषेक बनर्जी के घर पर रेड को लेकर ममता कैंप के सांसद कीर्ति आजाद का बयान आया है। कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर हमला किया, कहा कि उनका बहुत पुराना तरीका है, वो अभिषेक बनर्जी और मदन मित्रा को तोड़ना चाहते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या कि सीआईडी अभिषेक बनर्जी के यहाँ पहुंची है, मदन मित्रा के यहाँ ईडी चल रही है? ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, ये तो चलता ही है, पॉलिटिकल पार्टियों को किया जाता है। इनका 1% भी इन्होंने अभी तक कन्विक्शन नहीं दिखाया है। तो ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यह बात बार बार बतानी चाहिए कि बीजेपी यह तरीका अपनाता है। संभवतः मदन मित्रा की उनको आवश्यकता पड़ गई है, अभिषेक बनर्जी को तोड़ना चाहते हैं। तो इसके आगे क्या कहा जा सकता है? इनकी मानसिकता दिखती है, इनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है, यही सब चीज़ें करते रहेंगे, यही सब न्यूज़ में चलता रहेगा। और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भी खुद मुश्किल में फंस गई है। ममता बनर्जी के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। ममता पर आरोप है कि उन्होंने 9 मार्च को चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। ये शिकायत तुषार कांति दास ने की है। उनका कहना है कि ममता के बयान से सांप्रदायिक सौहार्द और राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता था। ममता के खिलाफ दर्ज हुई इस एफआईआर को टीएमसी के बागी विधायक सही बता रहे हैं। टीएमसी के बागी विधायक संदीपन शाह ने कहा कि ममता ने जो भड़काऊ बयान दिया था वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला ही था। ममता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो वक्तव्य उन्होंने दिया था वो सही वक्तव्य नहीं था। ऐसा आप बात नहीं बोल सकते हैं।
ये बात बहुत कम्युनल बात है। और ये सारी स्टेटमेंट जब आप करते हैं तो एक संप्रदाय के सेंटिमेंट को, उनके अस्तित्व को आप आघात पहुंचाते हैं। ये आघात पहुंचाने का अधिकार हम लोग भारतीय है और भारतीय संविधान किसी को ये अधिकार नहीं देता है। एफआईआर के बारे में मुझे पता नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ, उस पर क्या लिखा गया, ये तो मेरा जानकारी में आने का बात भी नहीं है भी नहीं। लेकिन हाँ, जो उन्होंने बात कही थी वो बात कहीं ना कहीं पूरे तरीके से गलत है। और ममता गुट का कहना है इस बारे में, वो भी आपको बताएंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष को समन भेजा गया है। सीआईडी ने कुणाल घोष को भी समन भेज दिया है। फर्जी सिग्नेचर के मामले में अब कुणाल घोष को समन भेजा गया है। कुणाल घोष, आपको बता दें कि वो भी टीएमसी के एमएलए हैं और फिलहाल तो इस वक्त तो दीदी के साथ ही नजर आ रहे हैं। अब कुणाल घोष को भी जो फर्जी सिग्नेचर भेजा गया था, जिसके तहत ये बताया गया था कि शोभन देव ही विधानसभा में एलओपी होंगे, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, उसी सिलसिले में फर्जी सिग्नेचर वाले मामले में ही अब कुणाल घोष को भी सीआईडी का समन भेजा गया है। कुणाल घोष इस वक्त प्रवक्ता भी हैं, टीएमसी के ऑफिशियल प्रवक्ता है और लगातार उनकी ओर से ही ज्यादातर बयान आ रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जहां पर सीआईडी इस वक्त जांच कर रही है, सीआईडी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ भी कर चुकी है। एक बार फिर से उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लगभग 5.5 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है भवानी भवन में। अब इस पूरे मामले में कुणाल घोष को भी समन भेजा गया है। कुणाल घोष से भी आगे पूछताछ की जाएगी। ममता गुट का कहना है कि बंगाल सरकार उनके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है, तो बीजेपी कह रही है कि अभी तो ये शुरुआत है, ममता के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में भी केस दर्ज होना चाहिए। इलेक्शन के पहले ये भाजपा को बड़ा बड़ा नेता लोग जब आ रहे थे, यहाँ का भी तो बहुत सारे डायलॉगबाजी किए थे, उल्टा करके, ये करके, वो करके, तो उसके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। अभी वो लोग सत्ता में है और ये एक भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, थ्रेट का माहौल क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा है। तो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के खिलाफ में हेयर स्ट्रीट में क्या हुआ वो तो बात की बात है। ममता बनर्जी के खिलाफ में सीएजी ने एक रिपोर्ट दाखिल किया था कि उम्फान में इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। उम्फान का जो फंड आया था उसमें इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया था। मुझे लगता है वो भी केस होना चाहिए उन पर। और इधर ममता बनर्जी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और ममता कैंप के नेताओं पर कानून का शिकंजा कसता हुआ देख रही हैं। तो उधर ममता से बगावत करने वाले सांसदों ने अब असली टीएमसी बनाने की कवायद तेज कर दी है। बड़ी खबर है कि कल दिल्ली में बागी सांसदों की अहम बैठक होने जा रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि दिल्ली में होने वाली इस टीएमसी सांसदों की मीटिंग में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। कल मीटिंग के बाद परसों बागी 19 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मुलाकात करेंगे और स्पीकर से मिलकर वो अलग गुट बनाने का दावा पेश करेंगे। रविवार को सीएम को साथ दिल्ली के बैठक होगा सब एमपी को, और मंडे को हम जाएंगे स्पीकर के पास। हम रियल टीएमसी का गुट बनाया और हमारा पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में एमपीस है और हमको ये मान्यता स्पीकर को देना होगा। और डिमांड क्या है, हमको अलग बैठने का जगह दिया जाएगा और दूसरा जो टीएमसी वाला लोग है उसका साथ नहीं, अलग से। तो अभी आप सुन रहे थे, ये है बागी एमपीज के एक जगदीश बसोनिया, कूच बिहार से एमपी है और इनकी ओर से जैसा बताया गया है कि 14 तारीख यानी कि कल शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में होंगे, जिस दौरान तमाम बागी एमपीज उनसे मुलाकात करेंगे और 15 जून को वो जाके स्पीकर से मिलेंगे और अपने लिए अलग गुट बनाने की मांग भी करेंगे। बागी सांसद जगदीश बसोनिया ने कहा है कि अभी उनके पास 19 लोग हैं, लेकिन यह नंबर आगे बढ़ने वाला है। सवाल यह है कि क्या ममता कैंप के और भी सांसद बागी गुट में शामिल हो जाएंगे? कल्याण बनर्जी पहले ही ममता से कह चुके हैं कि या तो उन्हें चुना जाए या तो अभिषेक को चुना जाए, दोनों में से किसी एक को चुने। अब अभिषेक बनर्जी इस मामले में थोड़ा नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। अभिषेक बनर्जी से जब इस बारे में पूछा गया तो अभिषेक ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने उनको बचपन से देखा है, उनके साथ वो बड़े हुए हैं और उनको इस तरह की बातें कहने का, उनसे नाराज होने का यह कल्याण बनर्जी का हक है। যে শীর্ষ নেতারা আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে, দলে আলোচনা করার জায়গা রয়েছে এবং আপনি স্পেসিফিক্যালি বলতে পারেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে কথা বলার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার রয়েছে আমাকে নিয়ে 4টে কটু কথা বলার। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ছোট থেকে মানুষ করেছে, আমায় বড় হতে দেখেছে। আমি এই কথাগুলো নিয়ে খারাপভাবে নিই না। ওনার একটা ঘটনা হয়তো খারাপ লাগতে পারে, উনি বলেছেন।
কিন্তু আমি আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্রোধ বা আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নেই। আমি তাকে আগেও সম্মান করতাম, आगामी दिनों করব। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, असम में एयरफोर्स का एक विमान क्रैश हो गया है। एयरफोर्स का विमान असम के जोरहाट में क्रैश हुआ है। एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 क्रैश हुआ है। जानकारी के मुताबिक रनवे पर लैंडिंग के तुरंत बाद विमान में एक तेज धमाका हुआ और वो 2 हिस्सों में टूट गया। विमान के टूटते ही उसमें भीषण आग लग गई और आसमान में धुएं का भारी गुबार देखने को मिला। हादसे का शिकार हुआ विमान सोवियत मूल का एंटोनोव 32 है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से रसद और यानी कि माल ढुलाई के लिए किया जाता है। कई बार ट्रूप्स को ले जाने आने के लिए भी किया जाता है। अब इस पूरे मामले में एयरफोर्स ने जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विमान गिरने के बाद किस तरह से 2 हिस्सों में बिखर गया है और साथ ही साथ जिस वक्त लैंडिंग के दौरान हो रहा था, तो इसलिए आप देख सकते हैं पहिए जो लैंडिंग गियर है वो खुले हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ठीक लैंडिंग के बाद ये घटना हुई है। इसका जो पिछले का हिस्सा है, टेल सेक्शन है, वो पूरी तरह से दुरुस्त नजर आ रहा है। एक और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दूर से धुएं का गुबार नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो ईंधन रखा हुआ था उसमें आग लगी, जिसकी वजह से आग काफी ऊपर तक गई, भड़की और जो धुएं का गुबार काफी दूर से दिखाई देने लगा। अब जोरहाट एक बहुत ही अहम एयरफोर्स बेस है और जोरहाट में ज़्यादातर AN-32 ही रखे जाते हैं, यानी AN-32 का ये बेस है जिसके ज़रिए पूरे नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे ऐसे इलाके जहाँ पर कि पक्के रनवे नहीं है, यहाँ पर या छोटे रनवे हैं, वहाँ तक रसद पहुँचाया जाता है, आम लोगों के लिए मदद पहुँचाई जाती है। जो एयरफोर्स हो या फिर आर्मी के ट्रूप्स को भेजना हो, ये जो बिल्कुल LAC के करीब है, खासतौर पे अरुणाचल का जो पूरा बॉर्डर है, इन तमाम इलाकों में ले जाने के लिए ट्रूप्स को, उनके सामान को ले जाने के लिए AN-32 का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जोरहाट जो है एक अहम ट्रांसपोर्ट प्लेन यानी कि AN-32 का बेस भी है और यहाँ पर ये बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसके बाद आगे इंक्वायरी की जा रही है। अब इसकी क्या वजह है उसको तलाशा जाएगा, लेकिन बहरहाल आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद मौके पर तमाम एयरफोर्स के कर्मचारी पहुंचे, साथ ही साथ यहाँ पर आग बुझाने के लिए गाड़ियाँ पहुंची और रेस्क्यू के लिए तुरंत यहाँ पर तमाम एयरफोर्स के कर्मी पहुंच गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो AN-32 एक ऐसा विमान है जो लंबे वक्त से भारतीय वायुसेना में सेवाएं दे रहा है। इसकी शुरुआत अगर की बताया जाए तो AN-32 70 के दशक में तैयार हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग एयरफोर्सेस में जाने लगा। भारत में 80 के करीब ये विमान आया और करीब भारत ने 125 ऐसे AN-32 विमान खरीदे थे और जिसमें से फिलहाल बताया जाता है करीब 100 या उससे ज़्यादा ही बचे हुए हैं। अब धीरे धीरे क्योंकि इनकी उम्र होती जा रही तो इनको रिप्लेस किया जाएगा C-295 एयरक्राफ्ट जो भारत एयरबस के साथ मिलकर ही बना रहा है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि एक बड़ी फ्लीट यानी कि एक बहुत बड़ा बेड़ा है भारत जिसका इस्तेमाल करता है AN-32 का। तो ऐसे में ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इस विमान में क्या खराबियां आई जिसके वजह से ठीक लैंडिंग के दौरान ये दुर्घटना हुई है। और जोरहाट की अगर बात की जाए, जैसा हम बता रहे हैं कि जोरहाट उत्तर पूर्व का एक अहम ट्रांसपोर्ट और साथ ही साथ फाइटर एयरक्राफ्ट बेस भी है और जोरहाट में इस वक्त जो AN-32 का बेस है, यहीं से तमाम जो LAC है और उसके जो करीब जो छोटे गांव हैं या फिर आर्मी के जो भी यहाँ पर इंस्टॉलेशंस हैं, उसके लिए ये मददगार काफ़ी साबित होता है सामान ले जाने के लिए, ट्रूप्स को ले जाने के लिए या फिर किसी भी इमरजेंसी के दौरान। अब बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर क्राइम के खिलाफ बड़ी पुलिस ने एक्शन लिया है। यूपी में कई शहरों में पुलिस और इनामी और मोस्ट वांटेड बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। 4 तस्वीरें देख रहे हैं आप, जिसमें गाजियाबाद, इटावा, जालौन और साथ में अमरोहा की तस्वीर है। गाजियाबाद में 50,000 का इनामी मुठभेड़ में घायल हुआ है। जालौन में 25,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इटावा पुलिस ने बच्ची से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी की घटना के महज 4 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अमरोहा में पुलिस ने गौवंश गिरोह के 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। पहले गाजियाबाद की बात करते हैं, जहां पर 50,000 का इनामी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। किडनैपिंग और हत्या के आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। आरोपी गनौली गांव के एक डेयरी संचालक के अपहरण और हत्या में शामिल था। मुठभेड़ के बाद लोनी पुलिस ने आरोपी गौरव नागर को एनकाउंटर के बाद बंथला चौराड़ी मार्ग नहर के पास से गिरफ्तार किया है। तेजी से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करता हुआ भागने लगा, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उस अभियुक्त के पैरों में गोली लगी है। उससे हिरासत में लेकर उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गौरव नागर निवासी बादलपुर गौतम बुद्ध नगर बताया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि विगत दिनांक 30/5/26 को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर श्री ओमकार उर्फ ओमन
की हत्या करके उनके शव को गंगा नहर में ले जाकर डाल दिया था।